हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये सी इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 8 में कवर किया गया है। तो देखिए, 4 पोर्शन में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला पोर्शन जो रहेगा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू सेक्शन 143(1), और दूसरा है यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड, ये 143(3) का है। और थर्ड है हमारा रिपोर्टिंग ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और लास्ट है रिपोर्टिंग ऑन द फ्रॉड्स। तो स्टार्ट करते हैं फॉर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू मैटर्स स्टेटेड इन 143(1). यानी ऑडिट करने के बाद, ऑडिट के दौरान ऑडिटर को ऐसे कौन कौन से मैटर मिले हैं, जो मैटर यहाँ पे सेक्शन 143(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यानी रिपोर्टिंग करने की नीड है ऑडिटर को, ऐसे कौन से मैटर है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है 3 से 4 नंबर का। तो देखिए, आपको ये पॉइंट वाइज यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू वेदर द लोन एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी। अब ध्यान से पढ़िएगा, जो भी लोन एंड एडवांसेस कंपनी ने आगे दिए हैं, यानी जो कंपनी का असेट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स ऑफ दे हैव बीन made are not prejudicial to the interest of the company and its members। अब इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो भी कंपनी ने, यहाँ पे दो चीजें कवर की गई है। सबसे पहला है कि जो भी लोन एंड एडवांसेस कंपनी ने आगे दिए हैं, यानी जो कंपनी का असेट है, वो प्रॉपरली सिक्योरिटी लेने के बाद ही दिए गए हैं। यानी जो लोन एंड एडवांसेस दिए हैं उसके बिहाफ पे कुछ सिक्योरिटी कंपनी ने सिक्योर की हुई है, ले रखी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि वेदर दी टर्म्स, यानी जो लोन एंड एडवांसेस देने के पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कंपनी के है ना, उस बेनिफिट में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कंपनी के और कंपनी के मेंबर्स के अगेंस्ट जा रही है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जो कंपनी के बेनिफिट में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है वेदर दी ट्रांजेक्शंस, पहला हो गया लोन एंड एडवांसेस का, दूसरा है वेदर दी ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय द बुक एंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ऐसे कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो केवल बुक एंट्री ही है, यानी एक्चुअल में तो वो ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं है। सिंपल वर्ड्स में, बोगस ट्रांजेक्शन तो नहीं है, यानी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं है लेकिन केवल बुक एंट्री में कर दिया है। तो आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली जो ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं है और वो रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो वो कंपनी के बेनिफिट में नहीं होंगे। थर्ड है वेदर द लोन एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट। यानी दूसरी चीज है, जो लोन एंड एडवांसेस जो लिए गए हैं, ऐसे तो नहीं है कि उनको डिपॉजिट्स की तरह शो किया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मैटर यहाँ पे ऑडिटर को 143(1) में यहाँ पे रिपोर्ट करने की नीड है। चौथा है यहाँ पे देखिए, वेदर दी कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट एंड दी बैंकिंग कंपनी, यानी ऐसी कंपनी है जो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और बैंकिंग कंपनी नहीं है, इसके अलावा कोई कंपनी, वेदर सो मच ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ द शेयर्स, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट प्राइस लेस देन परचेज प्राइस बाय द कंपनी। यानी ऐसी कोई कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी के अलावा है, और ऐसी कंपनी ने जो उनकी जो असेट्स की तरह, इन्वेस्टमेंट की तरह जो शेयर्स उन्होंने डिबेंचर और सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी थी, तो ऐसा तो नहीं है जिन्होंने जितने में परचेज की थी उससे कम प्राइस पे इन्होंने सेल कर दी है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी का तो काम ही यही होता है, शेयर्स लेना, सेल करना और आगे सिक्योर उसको एज सिक्योरिटी रखना, उसके यहाँ पे पैसा उठाना। तो इसलिए इन दोनों कंपनीज को एक्सक्लूड करके इनके अलावा जो कंपनीज हैं, तो ऐसा तो नहीं कर रही हैं कि वो परचेज तो हायर प्राइस पे कर रही हैं लेकिन उससे कम प्राइस पे नहीं, लॉस में वो उसको सेल कर रही हैं, तो ये कंपनी को यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इसलिए अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो ऑडिटर को 143(1) में ये वाला मैटर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। और लास्ट यहाँ पे रहेगी वेदर दी पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है जो ड्राइंग्स में जाने चाहिए थे, तो वो ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू अकाउंट यानी P&L में चार्ज हो गए हैं, यानी उसको कंपनी का एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया गया है प्रॉफिट कम शो करने के लिए। तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना रहेगा। अब देखिए, सेकंड पार्ट पे आते हैं, रिपोर्टिंग ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। यानी ऑडिट के दौरान जो भी ऑडिटर ने अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं उसके ऊपर कौन से मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करनी नेसेसरी है। तो सबसे पहले वेदर ऑडिटर हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। यानी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिटर के, उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसके बिलीफ के हिसाब से ऑडिटर को जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करनी चाहिए थी, तो उतनी की इन्फॉर्मेशन उसने ऑब्टेन कर ली है फॉर द ऑडिट purpose. Next, whether the company's balance sheet and profit and loss account deal in with the reports are in agreement विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी सिंपल सी बात है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी कंपनी के रिटर्न्स हैं और जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो आपस में एग्रीमेंट में है। यानी जो फिगर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं वही उसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बने हुए हैं, उनमें आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, वेदर इन हिज ओपिनियन, यानी ऑडिटर के ओपिनियन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
यानी जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बने हुए होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना है ऑब्जर्वेशंस कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और द मैटर्स, यानी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी उनके मैटर्स हैं उसके ऊपर जो भी ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन है, जो भी कंपनी ने कमेंट्स डाले हुए हैं विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, यानी ऑडिटर के हिसाब से ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन उसको मिली है, ऐसे कोई कमेंट अगर ऑडिटर ने डालने हैं कि कंपनी के ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये मैटर्स है जिसका कंपनी की फंक्शनिंग पे उसकी वर्किंग पे एडवर्स इफेक्ट जा सकता है, तो वो वाले मैटर्स भी यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है वेदर एनी डायरेक्टर इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, यानी सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ऐसा कोई डायरेक्टर है कि जो वापस यहाँ इन्हें डायरेक्टर की तरफ अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं था, यानी डिसक्वालिफाइड था। अगर ऐसा है तो कंपनी को यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। नेक्स्ट है एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर मैटर कनेक्टेड देयरविद, यानी ऐसा कुछ है कि कंपनी को जिस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए थे, जितने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर पेपर से रेलिवेंट यहाँ पे है मेंटेन करने चाहिए थे, उसके रिस्पेक्ट में कोई क्वालिफिकेशन है, कोई एडवर्स रिमार्क है, कोई रिजर्वेशन है कि जिस हिसाब से कंपनी को मेंटेन करने चाहिए थे वैसे नहीं है, तो अगर कुछ है ऐसा तो यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहेगा। लास्ट है वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए वेदर दी कंपनी हैज एडिक्वेट आईएफसी, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफसी। तो आईएफसी क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में हमने एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो वेदर दी कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रेफरेंस टू द इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्लेस आर एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स, यानी कंपनी जिन जिन कंपनीज को यहाँ पे आईएफसी यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स यहाँ पे लगाने की नीड है, तो क्या वो कंपनी ने लगाए हैं। वेदर दी कंपनी एज एडिक्वेट, यानी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ने क्या वो लगा दिए हैं एक्यूरेट एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यानी आईएफसी, अगर लगा दिए हैं तो क्या वो प्रॉपरली ऑपरेट भी कर रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो वाली कंट्रोल, तो वो यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करने की नीड रहेगी। नेक्स्ट देखिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, यानी जो हमने आईएफसी की बात की तो वो आईएफसी कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ आईएफसी विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज, सारी प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात हो रही है जिनके ऊपर आईएफसी की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सबसे पहला है 1% कंपनी को यहाँ पे आईएफसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की नीड नहीं है। दूसरा है स्मॉल कंपनी, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये केस सिनेरियो में आपको पूछा जा सकता है फिगर्स डाल के क्वेश्चन पूछ के, या फिर इसके ऊपर डायरेक्ट अलग से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एंड हैविंग एग्रीगेट बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 25 करोड़। यानी पहली चीज तो टर्नओवर की बात होगी, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। एंड का क्राइटेरिया है, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला तो टर्नओवर का पॉइंट हो गया कि टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एंड एनी इन एग्रीगेट बोरोइंग, अब बोरोइंग भी किस किस से, वो देखिए बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट से, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको बोरिंग्स कब दिखनी है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी साल में किसी भी दिन पर किसी भी टाइम पे जो बोरिंग है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 25 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फुलफिल करती है तब जाके उसको आईएफसी की जो एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट है कंप्लाई करने की, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है फ्रॉम अप्लाइंग दी आईएफसी। तो ये था पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट हम लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, रिपोर्टिंग ऑन दी फ्रॉड्स, यानी फ्रॉड के केसेस पे कैसे ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहेगा। तो दो पॉइंट्स हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी डायरेक्ट केस बन सकता है। तो रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा रिपोर्टिंग टू द ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड। तो सबसे पहला, इफ द ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द ऑफेंस और द फ्रॉड, ऑफेंस ऑफ द फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स और इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली एन अमाउंट, यहाँ पे 1 करोड़ और अभाव, यानी अगर उस फ्रॉड का अमाउंट ऑडिट ऐसा है या फिर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ या उससे ऊपर का हो सकता है और वो कमिट हो चुका है, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, ध्यान से समझिएगा, अगर वो ऐसा फ्रॉड हो रहा है या फिर कमिट हो चुका है ऑलरेडी इन दी कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज, यानी कंपनी में कंपनी के ही ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के द्वारा ऐसा कोई फ्रॉड इन्वॉल्व हो रहा है ना, हो चुका है या फिर हो रहा है, चल रहा है, और जिस फ्रॉड का अमाउंट
1 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर है, या फिर ऑडिटर को लग रहा है कि ये 1 करोड़ या उससे ज़्यादा फ्रॉड का अमाउंट यहाँ पे हो सकता है, तो ऑडिटर ये वाले मैटर को शल रिपोर्ट दिस मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा की फ्रॉड की बात हो रही है, और जो कंपनी में कमिट हो रहा है बाय कंपनीज ऑफिसर्स एंड इट्स एम्प्लॉयज। दूसरा, अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट होगा। अब देखिएगा, इन द केस ऑफ अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ और उससे ज्यादा का जो होगा, ये अमाउंट देखिएगा, 1 करोड़ और उससे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होगा, 1 करोड़ से कम वाली जो अमाउंट है वो कंपनी की ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा ऑडिटर। तो ऑडिटर शल रिपोर्ट टू द मैटर टू द ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 और द बोर्ड इन अदर केसेस विद इन सच टाइम एंड द मैनर। यानी 1 करोड़ और उससे ज्यादा का तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होगा, उससे कम वाले जो अमाउंट के हैं तो ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड को यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिटर को क्या क्या यहाँ पे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं इसको इजी समझ के, लेकिन इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।